तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फडणवीस और अमित शाह की हुई है मुलाकात के बाद फडणवीस का मीडिया से खिताब। महाराष्ट्र में नई हुकूमत तश्कील देने के ताल्लुक से कुछ नहीं बोलना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि हुकूमत होगी जल्द तश्कील। फडणवीस ने कहा कि हुकूमत जल्द होगी तश्कील, पूरे तौर पर एतमाद में हूं, फडणवीस ने यह भी कहा। तो आपको एक बार फिर बता दें कि फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फडणवीस का मीडिया से खिताब। महाराष्ट्र में नई हुकूमत तश्कील देने के ताल्लुक से कुछ नहीं बोलना चाहता, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा कि बस इतना कहना चाहता हूं कि हुकूमत जल्द होगी तश्कील और पूरे तौर पर पुरएतमाद हूं, फडणवीस ने ये भी कहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद फडणवीस ने मीडिया से खिताब किया। अपने खिताब में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तश्कील देने के ताल्लुक से कुछ भी बोलना कबल अज़ वक्त वो कुछ नहीं बोलना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि हुकूमत तश्कील होगी और पूरे तौर पर वो पुरएतमाद है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनूप गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप गुप्ता, फडणवीस और अमित शाह की आज मुलाकात हुई है, क्या सरकार बनाने को लेकर कुछ बातचीत हुई है, कुछ इस ताल्लुक से जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है यह मुलाकात। हालांकि आधिकारिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो राज्य में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, उस मुद्दे पर आज अमित शाह के साथ बैठक की गई, चर्चा की गई और आगे क्या केंद्र सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा सकती है, राहत दी जा सकती है, उस मसले पर बात की गई है। दूसरी तरफ बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक दृश्य वहां पर उत्पन्न हुए हैं, उस पर आज की बैठक में जरूर बातचीत की गई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कुछ भी इस मसले पर नहीं कहा गया है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर कुछ दिन में बड़ा कोई डेवलपमेंट होता है तो ये जाहिर सी बात है कि इस बैठक का ही असर कहा जा सकता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये जरूर कहा कि जल्द से जल्द नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो जाएगी और अगर जल्द से जल्द सरकार बनती है तो ये राज्य के लिए बेहतर होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज की बैठक में चर्चा की गई है। देखना होगा कि इसका असर कब तक दिखता है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, फडणवीस ने एक चीज का यहाँ पर जिक्र किया, बेमौसमी बारिश की। जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सरगर्म दिख रहे हैं, तो क्या एक तरह से कटाक्ष किया है उनके ऊपर? बिल्कुल, देखिए, देवेंद्र फडणवीस की ये मुलाकात ये अहम है, खासतौर पर जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है और वहाँ किसानों को जिस तरीके से नुकसान हुआ है, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस लगातार इस मसले को उठाती रही है। देवेंद्र फडणवीस ये जरूर संदेश देना चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर भले ही सरकार उनकी आगे बने या दिक्कत हो, लेकिन इस मसले को लेकर वो गंभीर है और केंद्र सरकार में, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई जो है वो इस पर ढीला हवेली नहीं हो रही है और सारी सुविधाएं केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। तो इन सभी मसलों पर एक तरह से कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने अपना संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो सरकार बनने को लेकर जो दिक्कतें आ रही है और जिस तरीके से शिवसेना ने कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है, उसको लेकर के आज की बैठक में चर्चा जरूर की गई है। हालांकि क्या चर्चा की गई है, किस तरह की बातें हुई है इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में, ये देखना अभी बाकी है। बिल्कुल अनूप, एक चीज और हमने देखा कि अभी तक इस पे बीजेपी अध्यक्ष जो है वो बहुत ज्यादा सरगर्म नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जब फडणवीस ने उनसे मुलाकात की है तो क्या माना जाए कि बहुत जल्द वहां पर अब सरकार की जो भी कवायद है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, आपको बता दूं, जब शिवसेना के साथ बहुत तल्खी देखी गई थी तो उस वक्त भी अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई थी मुंबई में और वहीं से एक फॉर्मूला तय किया गया था इन दोनों पार्टियों के बीच में लोकसभा चुनाव से पहले। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड सीटें नहीं आई है, चूंकि शिवसेना के समर्थन से ही सरकार बनना है, ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अमित शाह कुछ दिन पहले महाराष्ट्र जा सकते हैं और वहां पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा दोनों के बीच गठबंधन का और उसके बाद सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है, शिवसेना जिस तरीके से लगातार 50-50 फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं अमित शाह को वो दौरा रद्द करना पड़ा। उन्हें लग रहा था कि शायद बात नहीं बन पाएगी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर बातचीत और कड़ा रुख शिवसेना अख्तियार किए हुए।
ये मुलाकात काफी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं इस अमित शाह के बातचीत के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती की तैयारियां आखिरी मरहले में। हिंदुस्तान से भी जल्द ही जत्थों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। इस बीच बीएसएफ जराये के हवाले से खबर है कि सरहदी जिले में दहशतगर्दों की सरगर्मियां देखी गई हैं। ये सरगर्मियां करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के नजदीक देखी गई हैं। जेएनयू में आज एहतजाज की कॉल दी गई है। दरअसल फीस में इजाफे, ड्रेस कोड और आने जाने की टाइमिंग के ताल्लुक से गुज़िश्ता कई दिनों से मुखालफत की जा रही थी। इस ताल्लुक से जेएनयू अहाते में तकरीबन 5 दर्जन सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। तीस हजारी में वकीलों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों ने एहतजाज किया। इन्होंने जख्मी वकीलों को 10 लाख मुआवजा देने की दिल्ली हुकूमत से मांग भी की है। नहीं कर रही थी तो फिर वकीलों ने, चाहे हमारी ज्यादातर मांगे मानी गई हैं, परंतु आज सारा हिंदुस्तान की कोर्ट्स बंद हैं, स्ट्राइक पे हैं वकीलों की सपोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आज हमारे 30 हजारी के एडवोकेट्स के सपोर्ट में आए हैं। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी तक 1 साल हो गया है कि चैम्बर की अलॉटमेंट नहीं करी है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये रिटायरमेंट से पहले अगर चैम्बर अलॉट नहीं करेंगे, तो हमने ये डिसीजन किया है कि उनको फेयरवेल पार्टी नहीं दी जाएगी। अगर हमारे कोई ऑफिस फेयरवेल पार्टी देने की कोशिश करेंगे तो उसको नाकामयाब करा जाएगा और किसी तरीके से उनको अलाउ नहीं करा जाएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। बीजेपी और शिवसेना के बीच मामला जल्द सुलझने के आसार। बीजेपी के साथ ही बनेगी सरकार। जराये के हवाले से खबर, बीजेपी की मंगल को होगी अहम मीटिंग जिसमें लिया जाएगा फैसला। आपको बता दें कि मुंबई से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी और शिवसेना के बीच मामला जल्द सुलझने के आसार। बीजेपी के साथ ही बनेगी सरकार। जराये के हवाले से खबर आ रही है, बीजेपी की मंगल को होगी मीटिंग जिसमें लिया जा सकता है बड़ा फैसला। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के, जहां हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। वसीम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी और शिवसेना एकमत होते नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और शिवसेना के बीच में रस्साकसी चल रही थी, खास करके मंत्री पद को लेकर दिनों से बीजेपी और शिवसेना के बीच में रस्साकसी चल रही थी, खास करके मंत्री पद को लेकर और साथ सीएम पद को लेकर। अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरह से जो दोनों के आला नेता है एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और आज बाकायदा देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ से दिल्ली गए हैं। उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की है। ये मुलाकात भले ही ये बताया जा रहा है कि बेमौसम बरसात की वजह से महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है किसानों को, उसको लेकर ये बैठक थी, लेकिन राजनीति को लेकर चर्चा हुई। ये चर्चा के बाद ये जानकारी मिल रही है कि शिवसेना के नेताओं से भी लगातार बीजेपी के संपर्क बना हुआ है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में दोनों के रिश्ते हैं बीजेपी और शिवसेना के, पिछले 30 सालों से एक साथ चुनावी मैदान में रहे, साथ ही सत्ता में भी रहे, तो एक दूसरे की जो नस है वो भी बेहतर तरीके से जानते हैं। इसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया जाता है जिस तरह से महाराष्ट्र का जो समीकरण बन रहा था, यहाँ पर 3 तरीके की सरकार बन सकती थी, या बीजेपी या शिवसेना की बनती, बीजेपी या एनसीपी की बनती, या शिवसेना एनसीपी या कांग्रेस की। यही 3 पर्याय थे। इन पर्यायों में देखा गया है कि कई ऐसे नेता भी थे शिवसेना के, वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ उनका जो तालमेल है उसे देखते हुए हमें सरकार में उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन जो आपसी जो दूरियां थी उसे देखते हुए बीजेपी की तरफ से एक फरमान भी जारी किया गया है कि उनके नेताओं को कहा गया है कि इस बारे में ज्यादा बात न करें। और ये बैठक होने वाली है कल। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और आने वाले 2 दिनों में महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया जा सकता है। पहले चरण में 12 से 13 जो मंत्री पद है उसकी शपथ ली जा सकती है। अब तक किस स्थान पर लेना है उसे लेकर किसी भी तरह का कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर दी गई है। मामला सिर्फ एक चीज पे फंसा हुआ था कि सीएम कौन बनेगा, सीएम किसका होगा। तो क्या इस मामले में शिवसेना कुछ नर्म पड़ती नजर आ रही है? देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे?
जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि शिवसेना लगातार ये मांग कर रही थी कि मुख्यमंत्री उनका हो, और जिस तरह से पूरा माहौल बीच में पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच में दरारें दिखाई दे रही थी, अब उसमें वो बैक फुट पे नजर आ रही है शिवसेना। क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस अगर शिवसेना की बात करें, अगर आदित्य ठाकरे को प्रमोट भी करते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार चलाना उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है शिवसेना के लिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की काफी कमी है। पहली बार और विधानसभा चुन के जाएंगे और सरकारी कामकाज के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी। ऐसे वक्त में शिवसेना भी पूरी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती है। हो सकता है कि सरकार में सत्ता में शिवसेना जब समर्थन में जाती है तो उनके पास मंत्री पद होंगे, कई अहम बड़े जो पोर्टफोलियो वो शिवसेना को मिलेंगे, तो उसके एक्सपीरियंस के बल पे डिप्टी सीएम या फिर दूसरे जो पोर्टफोलियो उसके बल पे आदित्य ठाकरे को तैयार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सीएम पद के लिए भी पूरी तरह से शिवसेना में तैयारियां नहीं दिख रही थी, और आपसी जो झगड़े थे खास करके शिवसेना के बीच में, क्योंकि जो शिवसेना के विधायक हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो विधानसभा से चुनकर आए हैं उन्हीं को मंत्री पद दिया जाए, जो बैकडोर से आए यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य उन्हें मंत्री ना बनाया जाए। मौजूदा सरकार में 4 जो मंत्री थे शिवसेना के वो विधान परिषद के सदस्य, जिसमें बड़े नाम थे सुभाष देसाई की बात करें, दिवाकर राव थे, रामदास कदम, ये बड़े नेता थे जिन्हें विधान परिषद से मंत्री पद दिया गया। तो ये भी एक बगावत साफ तौर पर दिखाई दे रही। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए अब ये दोनों के बीच के जो मामला है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन के भीतर ही इन सब मामलों को सुलझा लिया जाएगा, और आने वाले दिन में जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि दोनों एक साथ शपथ विधि लेंगे। फिलहाल आज शाम को 5 बजे संजय राउत राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद किस तरह की उद्धव ठाकरे से चर्चा होती है और खुद देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र में अपने नेताओं से चर्चा करेंगे, यानी कि आज रात से हो सकता है कि शिवसेना के नेताओं के साथ संपर्क शुरू हो जाए और उनकी जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में ऑड इवेंट का निफाज हो चुका है, जो कि 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। ऑड नंबर की तारीख 5, 7, 9, 11, 13 और 15 को जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट के आखिरी डिजिट ऑड यानी 1, 3, 5, 7 और 9 होंगी, उन्हीं को ऑड तारीख में सड़कों पर चलने की इजाजत होगी। इसी तरह इवन नंबर की तारीख में इवन नंबर प्लेट की गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत होगी। इसके खिलाफ वर्जी की सूरत में 4000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। सिर्फ इतवार का दिन इस जब्तों से मुस्तस्ना रहेगा। दोपहिया गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर ऑड इवेंट का निफाज नहीं होगा। इन गाड़ियों को छूट है जिसमें सिर्फ ख्वातीन या स्कूल यूनिफॉर्म में कोई बच्चा हो। दीगर रियासतों से आने वाले मेहमानों को खासी दुश्वारियां पेश आ रही है। मुसाफिरों का कहना है कि ऑड इवन फार्मूला जरूरी है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि टैक्सी और टेम्पो के किरायों पर लगाम लगाए। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में आज ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद यात्रियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हज़ारों लोग रोज़ाना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आवाजाही करते हैं, मगर आज ऑड इवन लागू होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। प्राइस काफ़ी हाइक हो गए हैं, ऑड इवन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग जैसे छठ मना के बाहर से आए हैं तो प्रॉब्लम तो हो रही है। प्राइस आप कैब का देख लो, टैक्सी का देख लो, सबके प्राइस हाई हो चुके हैं। प्लस दूसरी बात हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स का है, तो दोनों प्रॉब्लम हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मगर ये ऑड इवन कहीं ना कहीं एक सेफ्टी के रूप में यूज़ किया जा रहा है दिल्ली वालों की तरफ से, मगर कहीं ना कहीं जो यात्री निकल के बाहर आ रहे हैं दिल्ली में, उन्हें समस्या देखने को मिल रही है। प्राइस यहाँ पे लोगों की जो मांग है वो बढ़ गई है। 200 की जगह लोग 300 मांग रहे हैं, 400 चार्ज कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कोई भी कुछ भी मांग रहा है, 800, 1000, जैसे कहीं जाना हो, पहले प्राइस 700 होता था, तब 1000 रुपये मांग रहे हैं, 1200 मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ऑड इवन की वजह से हम ले रहे हैं प्राइस आपका। तो कुछ जगह पे ठीक भी है कि पॉल्यूशन अगर हमारा कंट्रोल हो जाता है तो वो भी बेटर है, बट कहीं ना कहीं यात्रियों की सुविधा के लिए भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, यात्रियों की सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यात्री दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि दिल्ली में क्या चल रहा है, मगर दिल्ली में आज ऑड इवन फार्मूला लागू हो गया है। मैम, क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? प्राइस हाइक हो रहे हैं, आज ऑड इवन चल रहा है दिल्ली में। बस अभी तो उतर ही रहे हैं, जस्ट दिल्ली आ ही रही हूँ, नहीं किया है, बट हाँ ऑफिस वगैरह जाने में प्रॉब्लम तो होगी। जो अपने पास गाड़ी है वो आज चलेगी, कल नहीं चलेगी, हैव टू फेस प्रॉब्लम। बट ठीक है, ये पॉल्यूशन लेवल से जितनी प्रॉब्लम हो रही है पॉसिबली उससे कुछ कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में चल रहा है उसको सपोर्ट करती हैं आप?
हाँ जी, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ इसको। ऑड इवन फॉर्मूला आज दिल्ली में चल रहा है, वो तो जरूरी है, बंद हो जानी चाहिए। ऑड इवन क्या, यहाँ लोगों ने फालतू की गाड़ियाँ खरीद रखी है और एक आदमी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कॉपलिंग करके चलते नहीं, कंबाइन करके चलते नहीं, पैसे का शान दिखाते हैं सड़कों पे, भीड़ अननेसेसरी जमा कर रखा है। सानो सकत जितने भी ब्लैक मनी है सारे सड़क पर लेके चले आए हैं गाड़ियाँ खरीद। ऑड इवन इज वेरी गुड बिकॉज पोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल हो रहा है। बट हाँ, तो सरकार को थोड़ा सा तो वो करना चाहिए ना कि एटलीस्ट हम लोग को जो आ रहा है यहाँ पे जो डबल पे कर रहा है तो उसको भी तो अफेक्ट कर रहा है ना। बट हाँ ठीक है, ऑड एंड इवन इज गुड। हाँ। साफ तौर पे कई लोग हैं जो ऑड इवन को एक अच्छा कदम बता रहे हैं, मगर रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों पर ये टैक्सी और कैब वालों की मन मर्जी के हिसाब से किराया मांगना कहीं ना कहीं यात्रियों को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने फ़ज़ाई आलूदगी के ताल्लुक से मीडिया से बातचीत की। इन्होंने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी के ताल्लुक से हम जल्द ही मीटिंग करने वाले हैं। वहीं इन्होंने दिल्ली हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी के ज़िम्न में सही तरीके से काम नहीं कर रही है। पोल्यूशन ये जनता को तकलीफ देने वाली एक सही समस्या है। मैंने ही जब मंत्री बना तब ये 5 राज्यों के मंत्रियों को बैठक बुलाकर और 5 राज्यों के सचिवों की अलग बैठक करना, ये काम मैंने ही शुरू किया। और उसके साथ साथ ऐसी 7-8 बैठकें हुई है, 9वीं भी जल्दी होगी। सवाल ऐसा है कि कल भी प्रधानमंत्री जी थाईलैंड में होकर भी उन्होंने भी, पीएमओ ने भी एक यहाँ महत्वपूर्ण मीटिंग की और सचिव और मुख्य सचिव सबके आए थे। आज भी हो रही है एक मीटिंग। सवाल है कि हर एजेंसी, सीपीसीबी ने जितने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार वो देखे और उसमें से कितने का पालन किया है ये बताए। और वो कह रहे कि और मशीन क्यों नहीं दे रहे, 22 लाख किसान हैं तो 40,000 मशीन क्यों दे रहे। तो हमने तो 1100 करोड़ दिए, ये 1500 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में बेकार करने के बजाय दिल्ली सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम होने के लिए 1500 करोड़ किसानों को क्यों नहीं देती। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि दिल्ली की फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि दिल्ली के अवाम बेदार है। हमारे नुमाइंदे जावेद मंसूरी ने अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की। ऑड इवन लागू हो गया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी, आज फिर से ऑड इवन लागू हो गया, तीसरी बार ये लागू हुआ है। क्या उम्मीद इस बार लग रही है आपको, क्योंकि देख रहे हैं रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में है, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। पूरे उत्तरी भारत में इस वक्त प्रदूषण का बहुत गहरा परत छाई हुई है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, इस पूरे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। मैं दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, अपने बच्चों की सेहत को लेके, दिल्ली के बच्चों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। तो अगर आप 15 अक्टूबर तक की दिल्ली की तस्वीरें देखें और दिल्ली का डेटा देखें तो फरवरी से लेके 15 अक्टूबर तक दिल्ली का प्रदूषण बिल्कुल कंट्रोल में था। दिल्ली में प्रदूषण, हवा की क्वालिटी गुड कैटेगरी में थी, बहुत अच्छी थी और आसमान बिल्कुल साफ था, तारे दिखाई देते थे रात को। 20 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया? 20 दिन में जो ये धुआं, इतना ज्यादा धुआं फसलों का दिल्ली आ रहा है, इसने पूरे दिल्ली का दम घोट दिया है। तो एक तरफ तो केंद्र को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ बैठ के इन फसलों के धुएं को कम करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, फसलों के जलने को। लेकिन जब तक वो करेंगे तब तक हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो हम दिल्ली के लोगों के साथ मिलके अब आज से ऑड इवन चालू हुआ है। ऑड इवन में मुझे बड़ी खुशी है कि आज सुबह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
पूरी दिल्ली में जबरदस्त तरीके से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। सुबह से 2-4 चालान इधर उधर हुए हैं, अदरवाइज कहीं चालान नहीं हो रहे। लोग खुद ब खुद इसका साथ दे रहे हैं और लोगों से मीडिया ने भी जब बात की है, लोग इसका जम के समर्थन कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि कम से कम उनकी सरकार कुछ कर तो रही है। जितने भी हमारे हाथ में एफर्ट्स हैं उतने तो कर रहे हैं। दिल्ली में 30 लाख कारें रोज सड़क पे उतरती हैं, आज 15 लाख कारें सड़क पे नहीं उतरेंगी, तो वो 15 लाख कारों का जो धुआं है उतना तो हम कम कर लेंगे दिल्ली के अंदर। तो मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोग इतना समर्थन कर रहे हैं। अभी तक जैसे पिछले 10 हफ्ते में हम सब लोगों ने मिलकर डेंगू को कंट्रोल किया था, अब हम सब मिलकर प्रदूषण को भी कम करने की कोशिश करेंगे। सर, लेकिन जो देख रहे हैं बयान आया है प्रकाश जावड़ेकर का, उन्होंने कहा है कि 1500 करोड़ आपने विज्ञापन में खर्च किए हैं, इतना अगर पोल्यूशन कम करने के लिए करते तो वो स्थिति बदल सकती थी। इस पर क्या कहना है? मुझे बहुत दुख है कि प्रकाश जावड़ेकर जी केंद्रीय मंत्री होके इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाते हैं। इस साल दिल्ली सरकार का टोटल मिला के केवल 40 करोड़ रुपए का विज्ञापन पे खर्च हुआ है, केवल 40 करोड़। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और उनके केंद्रीय मंत्री इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, झूठी अफवाहें, 1500 करोड़ 2000 करोड़, ये सही नहीं है। जैसे अन्ना जी कहते थे कि जो आदमी जैसा चश्मा पहनता है उसको वैसी ही दुनिया दिखाई देती है, ये खुद लोग विज्ञापनों में खर्च करते हैं। तो दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, हमने क्या किया, हमने पिछले 10 हफ्ते के अंदर मेजर तौर पे 3 बड़े कैंपेन किए हैं। डेंगू का कैंपेन किया, डेंगू पे एड पे खर्च किया हम लोगों ने। मैं पूछना चाहता हूं, क्या डेंगू पे एड पे खर्च करना गलत था? 15,000 केस थे 2015 में, आज इस साल केवल 850 केस हैं। हमने इतने लोगों की जानें बचाई हैं। इस बार एक भी मौत नहीं हुई है। 2015 में 60 लोगों की मौत हुई थी, एक भी मौत नहीं हुई डेंगू से। बताइए हमने क्या गलत किया? अगर 15-20 करोड़ रुपए खर्च करने से हमारे लोगों की जान बचती है, अगर 15-20 करोड़ लोगों पे रुपए खर्च करने से अगर लोगों के डेंगू खत्म होता है, इस पे तो शाबाशी देनी चाहिए। हमने फरिश्ते स्कीम लॉन्च की है कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो आप चिंता मत कीजिए, उसको लेके नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए। तो उनका इस तरह के बयान देना बहुत गलत बात है, बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं वो लोग। मेरी अपील है कि प्रदूषण जैसे मुद्दे के ऊपर गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम सब लोगों को साथ आके इस पे काम करना। अरविंद केजरीवाल जो कि ऑड इवन की सफलता की उम्मीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन बाहर से आता है, मतलब पराली जलने की वजह से, उसमें केंद्र को दखल देना चाहिए और कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने आज ऑड इवन की खिलाफ वर्जी की, जिसके पादाश में दिल्ली पुलिस के जरिए इनका चालान काटा गया। दरअसल विजय गोयल ऑड इवन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। विजय गोयल का कहना है कि दिल्ली में फजाई आलूदगी की वजह केजरीवाल की कोताही है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में ऑड इवन लागू हो गया है। हालांकि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि लोग इससे मुतमईन है, लेकिन बीजेपी लीडर विजय गोयल की आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज ऑड इवन की खिलाफ वर्जी की इन्होंने, जिसके पादाश में दिल्ली पुलिस के जरिए इनका चालान काटा गया। आप देख सकते हैं वो खुद चालान की जो रसीद होती है वो इस वक्त दिखा रहे हैं। आज ऑड इवन लागू हो गया, लेकिन इन्होंने एहतजाजन अपनी गाड़ी सड़क पर निकाली और चालान भी भरा है। आगे सर भैया, आगे सर। मैडम बस। जो भी जुर्माना होगा मैं उसको पे करूंगा, क्योंकि मेरा जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ है कि उन्होंने 5 साल तक प्रदूषण पे कुछ काम नहीं किया। वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, जिम्मेदार वो खुद हैं। उनको 66 एमएलए दिए थे हमने 5 साल काम करने के लिए, इसलिए नहीं दिए थे कि वो प्रदूषण पे कुछ काम नहीं करें। अगर पराली के कारण है तो काहे को 4 दिन का ऑड इवन का नाटक कर रहे हैं। पिछली बार भी ऑड इवन जो हुआ उसकी रिपोर्ट कहती है कोई उससे फायदा नहीं हुआ था। ये पर्यावरण संस्थाएं ये मुझे कह रहे हैं उन्होंने मुझे कोर्ट में पे करना है। मैं इस बात से खुश हूं कि मेरा मैसेज जा रहा है पूरी दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल ने जब दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया उसके बाद उसको ऑड इवन की याद आई है जाके। गांधी जी ने नमक बनाया था, बुरा एग्जाम्पल था। केजरीवाल खंबे पे चढ़ गया था, बुरा एग्जाम्पल था। प्रोटेस्ट करना इस देश में डेमोक्रेसी में बुरा एग्जाम्पल है।
चालान भरना कोई बुरा एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल ऑड इवन चुनावी स्टंट के खिलाफ क्या वो हो, वो करें तो ठीक है। वो जब सोफे पे लेटे थे वो ड्रामा नहीं था। वो जब गणतंत्र दिवस पर जाके रेल भवन के सामने लेट गए थे वो ड्रामा नहीं था। जब उन्होंने नेताओं को गालियां देके माफी मांगी थी वो ड्रामा नहीं था। जब बच्चों की कसम खाई थी वो ड्रामा नहीं था। जब कार नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, सब ले लिया, वो ड्रामा नहीं था। और मैं अगर लोगों के कॉज के लिए निकल रहा हूं उसको ड्रामा कह रहे हैं।